हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, प्री सपोजिशंस हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 प्री सपोजिशंस देखे थे, आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। ये जो प्री सपोजिशंस है एक्चुअली दे आर नॉट द फैक्ट्स, मैंने कल बताया था आपको, लेकिन जो एनएलपी प्रैक्टिशनर ने जो आज तक काम किया है उनमें से जो बाहर आया उन्होंने उसे प्री सपोजिशंस यहाँ ऐसे कहा है। एक्चुअली दे आर नथिंग बट अ जनरलाइजेशन ऑफ देयर स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो प्री सपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ वॉट वी आर डूइंग इज़ नॉट वर्किंग, डू समथिंग डिफरेंट। अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ और कीजिए। चेंज योर अप्रोच, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको अगर यदि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको जो आप काम कर रहे हो बदलना पड़ेगा। टोनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है अगर आप वही करोगे जो आप आज तक करते आए हो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। यानी आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो जो आप कर रहे हो वो आपको बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए, आपको जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए इसके लिए आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसे ही TOT ऐसा कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट। मीन्स अगर आप एक टेस्ट ऑपरेट करके देखिए, अगर उसमें से आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो वो टेस्ट से बाहर आ जाइए और दूसरा टेस्ट लेके देखिए। मीन्स जो भी हम लोग करते हैं वी आर गॉन डूइंग द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है मीन्स वी आर सक्सीड, तो हमें वहाँ पर ऐसा जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा देखा होगा कोई टीचर है या कोई लेक्चरर है, वो स्कूल में या कॉलेज में किसी सब्जेक्ट को अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो कभी कभी उसको वो सब्जेक्ट नहीं समझता है। समझो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश का ग्रामर जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है टीचर उससे नहीं समझ रहा है, तो उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर तरीका बदला तो ही उसे समझेगा, बराबर है। तो ये जनरली स्कूल और कॉलेज में ये जो प्री सपोजिशन है वो बहुत ही यूज़फुल है। सेकेंडली, जो मिस्टर ग्राइंडर है जिन्होंने एनएलपी का जो बहुत बड़ा योगदान है, तो वो जब एनएलपी के सेमिनार से या वर्कशॉप लेते थे तो उनका हर एक वर्कशॉप अलग रहता था। मीन जो पहला वर्कशॉप लिया है वैसा दूसरा नहीं रहेगा, जो दूसरा लिया वैसा तीसरा नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा उनका अप्रोच जो है बदलता रहता था। तो इसके लिए उनका हमेशा जो अगला वर्कशॉप था वो इनोवेटिव रहता था। मीन्स उनका वही प्री सपोजिशन एक्चुअली वो उन्होंने यूज़ किया था। कभी कभी ऐसा रहता है वो बहुत बिजनेसमैन बिजनेस करते रहते हैं और उनको अगर प्रॉफिट चाहिए सो दे हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी ऑफ दैट वर्क। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तरीका उन्हें बदलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दूसरी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि साइंटिस्ट है, बहुत साइंटिस्ट लोगों की हम लोगों ने कथाएँ सुनी है कि अगर ये करके वो चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते तो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर अगर वो वर्क नहीं हुआ तो तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। ऐसे अनगिनत वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि उन्हें वो उस खोज तक जा सकते हैं। मीन्स दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द सेम प्री सपोजिशन। अगर वही काम आप कर रहे हो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको उस काम का सही रिजल्ट चाहिए तो आपको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है पेरेंटिंग में हमेशा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सारी बातें सिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर उनका बोलने का तरीका है, बोलने का ढंग है, वो उन्हें बदलना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं मैं ऐसा बोलता तो ऐसा ही करना पड़ेगा, तो वो बच्चे नहीं सुनेंगे। ध्यान में रखिए, इसके लिए अगर पेरेंट्स अपना बिहेवियर बदलते हैं, अपने एक्शन बदलते हैं, द वे ऑफ एक्शन बदलते हैं, तो ही वो अपने बच्चों को सुधर पाएंगे या जो उनको डिज़ायर स्टेट है वहाँ पर वो ला सकेंगे। लेकिन वैसा होता नहीं है। पेरेंट्स है, टीचर हमेशा वैसे बोलते रहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो मेरा तरीका है ना वो बराबर ही है, और इससे सब प्रॉब्लम्स तैयार होती है। तो अगर हमें सामने वाले को हेल्प करनी है किसी भी चीज़ में, तो अगर हम जो भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं या जो भी तरीका अपनाते हैं, अगर वो वर्कआउट होता नहीं है तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा ताकि वी मस्ट गेट द रिजल्ट। करके देखिए।
उसके आगे का प्री सपोजिशन है, चौथा प्री सपोजिशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वहाँ पर एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। हमने ये हमेशा देखा है कि कौन सा भी बिहेवियर होता है उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होता है उस व्यक्ति का। मैं फिर से पेरेंटिंग का एग्जांपल दूंगा। माँ बाप जो होते हैं वो कभी कभी कड़वे बोल बोलते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो उनका बिहेवियर भले ही नेगेटिव हो, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन रहता है वो पॉजिटिव रहता है। या कभी कभी टीचर पीटते हैं अपने स्टूडेंट को तो बहुत बुरा लगता है स्टूडेंट को, लेकिन उसके पीछे उनका इंटेंशन अच्छा रहता है। हाँ, तो अभी आप बोलोगे क्या सर ऐसा क्या बोल रहे हो, जो आपका सेंटेंस है वो हमें अच्छा नहीं लगा कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। यानी अगर कोई पैसा उड़ा रहा है वो उसका बिहेवियर पॉजिटिव है, या कोई वही इंसान है जो अपनी पत्नी को दारू पी के पीट रहा है वो बिहेवियर पॉजिटिव है, या कोई लड़की वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही, मर्डर गश्ती कर रही है, तो उसका वो बिहेवियर पॉजिटिव है। जी हाँ, उसका सेकेंडरी जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, ध्यान में रखिए। एक चीज़ आप थोड़े अलग एंगल से देखिए फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा देखा गया है हमेशा कि कुछ फादर रहते हैं वो अपने सन को चालाकियाँ सिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जो एक्चुअली गलत है, लेकिन उनका उसके पीछे जो सेकेंडरी इंटेंशन रहता है कि इससे मेरा जो बच्चा है वो दुनिया से बचा रहे, दुनिया के चालाकियों से बचा रहे, वो उनका जो ये है इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, ध्यान में रखिए। तो सेकेंडरी इंटेंशन हमेशा ये जो लोग रहते हैं हमें जो गलत लगते हैं, जो पैसा उड़ाने वाले या जो भी पढ़ाई नहीं करने वाले, उनका सेकेंडरी इंटेंशन जो पॉजिटिव रहता है। अगर उससे तकलीफ होती है सामने वाले को तो उसका वो सेकेंडरी इंटेंशन जो हमें बदलना पड़ेगा। इसके लिए एनएलपी में बहुत सारे वर्कशॉप है। एनएलपी के जो रीफ्रेमिंग है वो उसके लिए, आप उसकी रीफ्रेमिंग कर दो। अगर एक इंसान है वो अपने बीवी को दारू पीकर पीटता है तो उसे उस जो बीवी है उसको तकलीफ होती है, तो उससे रीफ्रेमिंग से हम लोग बदल सकते हैं ताकि वो बदल जाए। इसके लिए एनएलपी में बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। ओसीडी का एक्सरसाइज है फॉर एग्जांपल। अगर आप अपने माइंड पार्ट से पूछेंगे कि ये जो तुमने बिहेवियर दिया है ओसीडी में, मालूम है आपको मेरा वीडियो है ओसीडी का, कि एक ही बात हम लोग बार बार करते हैं, दरवाजे की कुंडी वो हमेशा चेक करता है 10 बार, तो ये जो बिहेवियर है ये बदलना है। तो वो बिहेवियर बदलने के लिए कौन सा तुम्हारा पॉजिटिव इंटेंशन है वो उसे पूछना बहुत ज़रूरी है माइंड पार्ट से, मीन्स अपने ही मन से पार्ट। तो बोलेगा फॉर द एक्यूरेसी आई एम परफेक्शनिस्ट, तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ। अच्छा, तो वो बिहेवियर नहीं चाहिए तो उस बिहेवियर के लिए दूसरा अल्टरनेट बिहेवियर दीजिए ताकि वो तुम्हारा जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाए। फाइंड इट, ऐसा हम माइंड पार्ट को बोलते हैं, और वो माइंड पार्ट जो है वो काम करता है और हमारे लिए दूसरा एक बिहेवियर ढूंढ के निकालता है ताकि वो उसका पॉजिटिव इंटेंशन फुलफिल हो जाए। तो ऐसा हम लोग एनएलपी में कर सकते हैं। इसके ऊपर ये उसका बेस है ये प्री सपोजिशन, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल, कि रात को हम जब सोने आते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर रहते हैं, तो कोई लोग बाहर बहुत बड़ी आवाज़ों से बातें करते रहते हैं, मीन्स हमें सोने को नहीं मिलता है। हम लोग एक दिन सहन करते हैं, ठीक है एक दिन हो गया, लेकिन ऐसा हर रात होने लगे तो मीन्स आज थके भागे आप घर पे आओ, 11 बजे सो जाओ और आपके खिड़की होनी चाहिए, कोई ज़ोर से बातें कर रहा है, सो विल यू बेयर दैट? नहीं करोगे। तो उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए निगेटिव हो, उनके लिए सही हो पॉजिटिव हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत तकलीफ देही है। लेकिन समझो उसी वक्त उनको हटाइए और समझो वहाँ पर पहरेदार है, चौकीदार है, और वो रात को चिल्ला रहा है जागते रहो, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको खरी खोटी सुनाओगे? नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी वो रखवाली कर रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है, आपकी नींद उससे भी टूटती है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लगाए? अभी कैमरे लगाए हैं। हाँ, चौकीदार है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको रखा है, लेकिन उसकी आवाज़ें बंद करने के लिए हम लोगों ने अभी कैमरे लगाए, तो वी विल बी सेफ। मीन्स हमने हमारा बिहेवियर चेंज किया, ध्यान में रखिए।
तो फ्रेंड्स, ये जो प्री सपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन उसका रहता ही है, हमें ढूंढना बस बाकी है। पांचवा जो प्री सपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पीपल आर मच मोर देन देयर बिहेवियर। हाँ, जो लोग रहते हैं उनको उनके बिहेवियर से जज मत कीजिए। एक का ऐसे बिहेवियर है, इसका मतलब वो वैसा है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा रिमार्क मत लगाइए, क्योंकि बिहेवियर अलग होता है और वो व्यक्ति जो है वो अलग होता है, ध्यान में रखिए। और ये वो जो बिहेवियर है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एक्चुअली वो सिचुएशन के वजह से उस व्यक्ति का बर्ताव, बिहेवियर वैसे हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका बिहेवियर वैसा है ना इसके लिए वो बुरा है। यानी किसी टीचर ने पीटा एक लड़के को, इसका मतलब वो टीचर बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ध्यान में रखिए। हमेशा फ्रेंड्स हम लोग इसमें फंस जाते हैं। मीन्स कुछ लोग गाली गलौज करते हैं या झगड़ालू होते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे बराबर नहीं है, बुरा व्यक्ति है। और कुछ लोग एकदम मीठी मीठी बातें करते हैं, एकदम मिलनसार होते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वो ऊपर क्या बिहेवियर बता रहा है, इससे हम उस आदमी का इनर मैप पेश नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए। इससे बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग बहुत एक्टिव दिखाते हैं खुद को बिहेवियर में, और कुछ लोग बिहेवियर में बहुत पैसिव दिखाते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे वो आलसी है, लेकिन वो बहुत एकदम एक्टिव है। लेकिन ऐसा ही होगा, इसके लिए उसके ऊपर एक्टिव का स्टैम्प मारना गलत है, इसके लिए उसके ऊपर पैसिव का स्टैम्प मारना बहुत गलत है, ध्यान में रखिए। हाँ, यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोग ऑफिस में बहुत ओबीडियंट है, बॉस के ऐसे दिखाते हैं, एकदम ऐसे खड़े रहेंगे, यस बॉस ऐसे करते रहेंगे। और कुछ लोग एकदम ऐसे जैसे कायदे पे उंगली रखकर बोलते हैं बॉस को, लगता है ये डिसओबीडियंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी जो ऐसे एकदम करारे रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, और जो ये ओबीडियंट है ऐसा बताते हैं वो बहुत ही चालू किस्म के लोग रहते हैं। तो इसके लिए जो बिहेवियर लोगों का दिखता है उससे आप उस पर्सन को जस्टिफाई मत कीजिए। कभी कभी लोग बहुत दिखाते हैं मैं हेल्पफुल हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन वो अंदर से हेल्पफुल रहते ही नहीं है। उन्होंने एक मुखौटा तैयार किया हुआ रहता है बिहेवियर का, और उधर ही दुनिया फंसती है, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, बिहेवियर जो है वो एक्चुअली हम लोग उस बिहेवियर से बहुत बार फंसते हैं। इसके लिए अगर लोगों को हेल्प करनी है सो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर रिश्तों में या कहीं पर भी आपको किसी की हेल्प करनी है तो उसके बिहेवियर का अंदाज लगा के आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप उससे कम्युनिकेट करोगे तो आप उसका इंटरनल मैप है उसे रीड कर पाओगे। बार बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम लोग NLP प्रैक्टिशनर वही करते हैं कि उससे जब हम लोग रैपो बिल्ड करते हैं और बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका इनर मैप क्या है, और तब हमें पता चलता है कि इसके साथ कैसे बर्ताव किया जाए या कैसे इसको ट्रीटमेंट दी जाए। उसका बिहेवियर देख के हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि बिहेवियर क्या होता है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो बाहरी होता है। इसके लिए कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, फॉर हेल्पिंग द पीपल यू ऑलवेज कम्युनिकेट विद देम। आप उनसे बातें कीजिए और बार बार कम्युनिकेट करने से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इतना काफ़ी है। हम लोग कल फिर मिलेंगे और इसके आगे के प्री सपोजिशन हम लोग देखेंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।